Good morning, student. Today we are going to discuss about GI bleeding disorders, means gastrointestinal bleeding disorder. Acute upper gastrointestinal hemorrhage is the most common gastrointestinal emergency, accounting from about 0.2 to 0.5 patients admitted in related to the world per minute. GI ब्लीडिंग इसमें क्या है कि अपर पोर्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है मोस्टली बाय ब्लीडिंग बाय वॉमिट जो है मोस्टली कॉमन है। इससे पेशेंट जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है। ये ब्लीडिंग फर्दर जिस रीजन से आती है, मोस्ट द सिंगल कॉजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेदर देयर आर द मैनी डिसीजेस इसमें होती हैं। ये टू टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, अपर जीआई ब्लीडिंग और द लोअर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग में आता है gastritis, inflammations of the stomach, peptic ulcer. Yesterday we discussed about peptic ulcer, inflammation into the esophagus, stomach or duodenum, and gastric cancer, stomach का कैंसर, esophagus varices. esophagus varices हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वेन्स जो है, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है एनोरिज्म्स की तरह इसोफेगस के आसपास, जिससे क्या है कि फर्दर उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है और उसमें पेशेंट्स को फर्दर जो ब्लीडिंग आती है जिसमें पेशेंट का अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट आता है मॉरीवेसिस टीयर। मॉरीवेसिस टीयर्स जो है, अगर हम लोग इनर साइडेड्स पे देखें जहाँ पे इसोफेगस का स्पिंचर होता है और क्लोज ओपनिंग ऑफ द स्टमक होती है, उसके अंदर से ड्यू टू द स्टमक एसिड के ज़्यादा अटैच होने से वहाँ पे स्किन के अंदर टीयर आ जाते हैं, जैसे फट जाती है स्किन, टीयर आते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो होने स्टार्ट हो जाती है। Next one is the esophagitis. Esophagitis is the inflammations of the esophagus. Sorry. Next one is the lower GI bleeding causes. Lower portions पे regional enteritis, ulcerative colitis, ulcerations onto the colon, collapse of the colon and rectum. नेक्स्ट एनल फिस्टुला एंड एनल फिशर, जिसमें एनल फिस्टुला abnormal opening या फिर इनर साइडेड ऑफ टू द एनल फिशर्स abnormalities. हेमोरॉइड्स, इसमें हेमोरॉइड्स में नियर ऑफ द एनस, इसमें प्रोलैप्स भी हो सकता है हेमोरॉइड्स, और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके वॉल्स नहीं होते हैं, तो हायर प्रेशराइज्ड जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने से वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है बाय द एनस. डिवर्टिकुलाइटिस, कॉलम के अंदर इंफ्लामेटरी होना. एंजियोडाइसोप्लेसिया, दैट इज मींस क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है. इस्चीमिया, जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी और वहाँ पे टिश्यू डैमेजिंग होगा. मेलिस्कस डिवर्टिकुलाइटिस, यहाँ पे है कि इसमें पाउचिंग बनना स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल में, जिसमें क्या है कि अब नॉर्मल जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर ब्लीडिंग होना जो लोअर पोर्शन से वो स्टार्ट हो जाता है बाय द रेक्टम और एनस. सम ड्रग्स के साइड इफेक्ट से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है. एंटीकोगुलेंट, नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग्स के होती है. कैलोपिडोर्जल्स, ये ड्रग्स जो होती हैं एंटीप्लेटलेट्स की ड्रग्स होती हैं. किसी पेशेंट्स को किसी ब्लड डिसऑर्डर्स या फिर एनीमिक स्टेटस में या फिर किसी कार्डियक प्रोसेस के कारण अगर ये ड्रग्स चलती है तो, और एस्पिरिन भी एज यू नो दैट इसका भी साइड इफेक्ट है कि ये जो प्रोथोमिन टाइम है उसके अफेक्टेड करती है, प्लेटलेट सेल को फंक्शनिंग करती है, जिसके कारण फर्दर ये उसका इफेक्ट होता है. अदर कॉजेस इज ट्रॉमा, बर्न्स, हेपेटिक डिसीज, पर्सन विद द हेरिडिटरी कॉन्वोल्यूशन डिसऑर्डर. पेशेंट को या तो जेनेटिकली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है या फिर उसको पेशेंट्स को हेपेटिक मींस लीवर डिसऑर्डर्स है. Sorry. Upper GI bleeding causes is gastritis, is the general inflammations of the stomach wall which can be causes of the bleeding and can also resulting from to the inability of the gastric lining to protect itself from the acids. अब acids आ गया है तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशंस हो रही है. सीवियर गैस्ट्राइटिस कैन कॉजेस ब्लीडिंग इज वेरी रेयर केसेस में वहाँ पे इनर साइडेड पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे जाके जैसे पेप्टिक अल्सर में म्यूकोजल लेयर तक पहुँच जाते हैं, तो फिर वो इनर साइडेड से जब उसकी लाइनिंग अफेक्टेड होती है तो फर्दर पेशेंट्स में ब्लीडिंग आ सकती है. पेप्टिक अल्सर कल हमने डिस्कस किया था कि अगर म्यूकोजल लेयर जो है वो डाउनवर्ड जाती है, पेप्टिक अल्सर में कंबाइनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द रीजनल होता है,
जैसे कि कैन अकर इनटू द स्टमक एंड ड्यूडेनम में हो सकता है और इसोफेगस में भी हो सकता है। जो उसकी लेयर के ब्रेक डाउन होने से ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और फर्दर ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है पेशेंट्स को। अपर एंड लोअर पोर्शंस ऑफ द ड्यूडेनम तो बायरेक्टल भी हो सकती है और अपर बाय ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेप्टिक अल्सर में ऐसे लेयर जो होती है वो म्यूकोजल लेयर तक वो कवर होनी डीप चली जाती है और इनर से ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाती हैं। गैस्ट्रिक कैंसर जो कार्सिनोमा होता है जिसमें स्टमक का कैंसर हो सकता है पेशेंट को। वो स्टमक का कैंसर किसी भी टाइप फॉर्म पे हो सकता है, सच एज टू बी बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट एंड मेटास्टेटिक फॉर्म पे। उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसका कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनर साइडेड वो म्यूकोजल को इफेक्ट करता है और ब्लड वेसल्स के कंप्रेस होने से वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। इसोफेगल वेरिसिस जो मैंने ऑलरेडी क्लास में ये डिस्कस हुआ है कि इसोफेगस जो होती है उसके आसपास में जो स्मॉल वेसल्स जो होती है उनमें से ब्लीडिंग आ सकती है। वो ब्लीडिंग आती है जब उनमें एनोरिज्म आ जाता है जिसमें ब्लड वहां पे रिटेन रहना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ अगर कोई और डिसीज उसको कंप्रेस करती है सच एज स्टमक हर्निया है जो उसको जाके उसमें कंप्रेसिंग करते हैं तो इनर साइडेड पेशेंट्स को ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। मैरीविस टीयर्स जो भी मैंने बताया कि जो कि स्टार्टिंग ऑफ टू द स्टमक और इसोफेगस के लोअर पोर्शंस के अंदर एक बड़े बड़े टीयर्स आ जाते हैं, वहां इन टीयर्स में से फर्दर ब्लीडिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लीडिंग हो सकती है जैसे ड्राई कफ के कारण, बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग के कारण, किसी वर्क करते हैं जैसे लोग, या फिर स्पाइसी फूड की चॉइस होती है उसमें से फूड जो कंटेंट होते हैं वो कंपोनेंट्स उनको बर्निंग करते हैं, फर्दर उससे ये ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है पेशेंट्स में। इसोफेगिसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस कॉजेस बीइंग दिलेटेड। अब इसमें क्या है, इसोफेगस में इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, इसमें इन्फ्लेमेशन अकरेंस होने के बाद पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है जिससे क्या है कि फर्दर उसमें ब्लीडिंग जो है आ सकती है। लोअर जीआई ब्लीडिंग कॉजेस, लोअर में आता है रीजनल्स में जैसे कि आ गया स्मॉल इंटेस्टाइनल, लार्ज इंटेस्टाइनल, एनल और रेक्टम, इलियम, कॉलम, ये कोई भी एरिया से वो ब्लीडिंग हो सकती है। जो ब्लीडिंग एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्रॉन्स डिजीज में होता है इन्फ्लेमेटरी ऑफ टू द बाउल डिसऑर्डर्स हो गया, और इसके बाद फर्दर होता है इलियक रीजन्स कॉलम्स में, इसमें ज्यूजिनम पार्टिंग में ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है लोअर पोर्शंस में ड्यूरिंग टू द constipation and during to the irrigations of the mucous lining and diverticulitis में के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है अल्सरालेटिव कोलाइटिस। इट इज द रिकरेंट अल्सरालेटिव एंड इन्फ्लेमेशन डिसीज ऑफ म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर ऑफ द कॉलम। जैसे कि म्यूकोजल लेयर हमने फर्स्ट अकॉर्डिंग स्टमक के अकॉर्डिंग वो एक लेयर को डैमेज कर देते हैं, जैसे ही इन्फ्लेमेशन एक लेयर और उसकी फर्दर लेयर जो है कॉलम की उसको डिस्टर्ब करेगी, उसमें से फर्दर ब्लड वेसल्स जो है वो ओपनड हो जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग जो है वो अल्सरेटिव फॉर्म में से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है इनटू द ब्लीडिंग फॉर्म पे, तो जिसके कारण पेशेंट्स को बाय द लोअर पोर्शंस के थ्रू ब्लीडिंग जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट है जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ टू द बाउल डिसीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में जैसे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन डिसीज आ जाती है, ये ऐसे अल्सर बनते हैं, फर्दर इसमें से ब्लड वेसल्स लॉस हो जाती है जिसके कारण फर्दर जो ब्लीडिंग है वो डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल मींस कॉलम प्लस रेक्टल दोनों का कैंसर। ट्यूमर ऑफ द कॉलम एंड द रेक्टम आर कॉमन, ब्लीडिंग इज द कॉमन एंटायर फॉर्म ऑफ टू द फ्लैंक ब्लीडिंग इन फॉर्म ऑफ द मेलिना। अब जो स्टूल पार्टिकल्स है उसके अंदर में से मिक्स होकर ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप, सच एज वो फ्रेश रेड भी हो सकती है अगर वो ब्लड वेसल से डायरेक्टली आती है, अगर वो किसी अल्सरेशन प्रोसेस में से या फिर किसी कैंसरस ट्यूमर फॉर्म में आती है तो वो डार्क कलर की हो सकती है और मेलिना के साथ प्ले जो स्टूलिंग प्रोसेस आता है उसी के साथ वो रिमूव हो सकती है। कोलैप्स ऑफ द कॉलम एंड रेक्टम। Collapse is the mass of the tissue that protrudes into the cavity of bowel.
अब इसमें जो है पॉकेट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कैविटीज है वहां पे इसमें किसी भी पोर्शन में असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कॉलम में ये जो है इन्फ्लामेशन अकर हो सकती है, जिसके कारण फर्दर वहां पे ब्लड वेसल्स एक्सपोजर होने से या ब्लड वेसल्स के ऊपर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होने से वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देती है। मे ब्लीड रैपिडली और स्लोली, टाइप डिपेंड्स ऑन द टाइप। Anal fissure. It is the longitudinal tear of ulceration into the lining of to the anal canal. अब anal canal की जो lining होती है, जो कि एक प्रोसेसिंग के थ्रू वेस्टेज प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, इसमें से ब्लीडिंग होती है। ये कनेक्टेड विद टू द हेमोरॉइड से भी हो सकती है और एनल फिशर से भी हो सकती है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो है वो फर्दर हेमोरॉइड्स से थ्रू ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है और ब्लीडिंग्स के लिए उसको प्रमोट होता है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग जो है वो बाय रेक्टल आती है। This is the hemorrhoids, dilatations portions of the venous and the anal canals along with to the pain and itching and cause to the bright and red bleeding with the defected. इंटरनल हेमोरॉइड्स होती हैं और एक्सटर्नल होती है। ये हेमोरॉइड्स जो होती है ये सर्कुलेशन फॉर्म पे, ये जो ब्लू कलर की ये भी है, ये इसके बाद इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें वॉल्स नहीं होते हैं, इनमें फ्लूइड जो है वो बैक नहीं जाता है ड्यू टू द प्रेशर होता है कि इधर रेक्टम एरियाज में कंटेमिनेटेड वेस्टेज जो है, जैसे कि हार्ड स्टूल हो गया, कॉन्स्टिपेशन होने से पेशेंट्स को, फिर वो इनको प्रेस करता है, इनको प्रेस करने से ये यहीं पे बल्जिंग फॉर्म पे बन जाती हैं और इनर साइडेड जो होती हैं ये इनर साइडेड रहती हैं और अगर ये बहुत ही ज्यादा इनलार्ज हो जाती हैं अपने साइज में से तो इन्हें परफोरेटेड हेमोरॉइड्स फॉर्म पे भी बोला जा सकता है, कि जो कि एक प्रोलैप्स हो जाती है अपनी जगह से और ये वापस आ जाती है ऑन द आउटसाइड ऑफ टू द बॉडी। डिवर्टिकुलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द जीआई ब्लीडिंग्स में होता है। डिवर्टिकुलाइटिस में स्मॉल आउट पॉकेट्स फ्रॉम टू द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द कॉलम्स में होती है, जो कि एक पॉकेट्स बन जाती है जिसमें पॉकेट जो है वो कंटेमिनेटेड जो वेस्टेज है उसको कैरी करना स्टार्ट कर देती है और जिसका बहुत ज्यादा स्टेज से वहां से इन्फ्लामेशन प्रोसेस जो है वो अकरेंस होता है। इन्फ्लामेशन से वहां पे जाके इन्फेक्शन होता है जो कि फर्दर पेशेंट्स को इनर साइडेड अल्सरेशन को प्रमोट करता है और अल्सरेशन होती है पेशेंट को तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंजियोडायस्प्लेसिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन जीआई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो होती हैं उसमें मालफॉर्मेशंस, अबनॉर्मलिटी आती है। ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली, किसी म्यूकोजा लेयर से नहीं होता, डायरेक्टली वेन्स जो होती हैं उनकी लेयर्स में अपने आप ही ये इन्फ्लामेशंस आती हैं जो कि एक एडवांस एजिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन से होती है और ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस होने से फर्दर पेशेंट्स को जीआई ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। इसमें होता है आर्टियल प्रेशर ज्यादा हो सकता है और ये डायलेट हो जाती है, जैसे एनोरिज्म बोलते हैं, और कैपिलरी ड्रेनेज होना शुरू हो जाता है। एस्टीमिया, एस्टीमिया से होता है इंटरफेरेंस ऑफ अ मेनिस्टेरेटिक आर्टरी, जो आर्टरियल फंक्शन है उसमें इंटरफेरेंस होती है जिसके कारण, जैसे कि अब्डोमिनल कॉलेज के कारण हो गया, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें आर्टरियल जो है वो या तो कंप्रेस हो जाती है या आर्टरियोस्क्लेरोसिस के डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें आर्टरीज जो है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीडेटेड ब्लड उसको नहीं अवेलेबल होता है और फर्दर उसमें जो आर्टरियल डिसऑर्डर होने से वहां से आर्टरीज जो है वो इजीली रप्चर हो जाती हैं और वीनस सर्कुलेशन अम्पेयर्ड होता है। बिकॉज डिवर्टिकुलाइटिस, जैसे ये अल्सरेटिव ऑफ इरोजन ऑफ द मेजर आर्टरी, इसमें जैसे भी साइड पे है, मेन सिम्टम ऑफ टू द पेनलेस होता है। इसमें लोअर पोर्शंस ऑफ टू द जो इंटेस्टाइनल है उसमें इन्फ्लामेटरी फॉर्म पे ये इन्फ्लामेशन जो है वो आउट पाउचिंग जो बल्ज बनती है इंटेस्टाइन की, इस पे इन्फ्लामेशन जो अकरेंस हो जाती है जिसके कारण क्या है कि उसमें से ब्लीडिंग जो है वो इजीली शुरू हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स में आता है कि हेमेटोमेसिस, जैसे कि ब्लीडिंग इनटू द वॉमिट आएगा, जिससे पेशेंट्स को क्या है कि ब्लैक डार्क भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है। फ्रेश इज इंडिकेट करेगा कि ब्लीडिंग जो है वो शॉर्ट पीरियड के टाइम पे है और डार्क और कॉफियस ग्राउंडेड कलर का जो वो इंडिकेट करता है कि जो ब्लीडिंग है वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड से हो रही है। नेक्स्ट इज द हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट्स को इंटरनल ब्लीडिंग लॉस हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन अम्पेयर्ड होगा। नेक्स्ट एनीमिया होगा, अगर पेशेंट्स को लॉन्ग टाइम से ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ रहे हैं तो पेशेंट्स के में बॉडी में एचबी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। मेलिना होगा, पेशेंट्स में फटीग एंड वीकनेस होगा।
शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, इंक्रीजिंग पल्स रेट मोर देन ऑफ टू द 100 बीट में आ जाएगी। रेड फ्लैग्स एरियाज में आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशंस बन सकती हैं, हाइपोवोलेमिया एंड हेमोरेजिक शॉक। पेशेंट्स में अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उससे फर्दर पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक से पेशेंट्स को सीवियर कंडीशन आ सकती है। साइनस्कोप हो सकता है जिसमें पेशेंट्स को जो साइनोसिस बॉडी होती है और जिससे फर्दर सर्कुलेशन प्रोसेसेस में डिक्रीजिंग होगा और हाइपोटेंशन होगा, पार्लर्स बॉडी हो जाएगी, डायफ्रोसिस होगा, टेकिकार्डियास होगा जिससे पेशेंट्स को स्वेटिंग एक्सेसिवली आएगी। डायफ्रोसिस और टेकिकार्डियास में रिदम्स में अफेक्टेड होगा और कार्डियक पल्स जो है वो डिस्टर्ब्ड होगी ड्यू टू द हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट वन इनटू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कंप्लीट हिस्ट्री होगा, डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन होगा, एंडोस्कोपी होगा, कोलोनोस्कोपी होगा, एचबी एस्टिमेशंस होगा, अकुलेशंस ऑफ ब्लड टेस्ट फॉर द स्टूल होगा, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशंस होगा। मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल मैनेजमेंट हमें पेशेंट्स को 24 आवर्स के अंदर ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज पेशेंट्स को सीवियर कंडीशंस में हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है जिससे पेशेंट्स की बॉडी में नंबर्स ऑफ ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। इसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकली ड्रग्स, जो कि एक तो आप पेशेंट्स को इमीडिएटली उसको आईवी फ्लूइड मेंटेन करोगे ताकि उसका सर्कुलेशन जो है वो उसको अपने मेंटेन कर सके। और इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, हम उसको आरबीसी पैकेज पर फॉर्म में उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकते हैं और सिग्निफिकेंस लेवल्स के ऊपर हम उसको नॉर्मल सलाइन सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाने के बाद हम उसको आईवी ब्लड ट्रांसफर करवाएंगे और इसके ताकि पेशेंट्स का जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है उसको भी मॉनिटर करते पेशेंट्स का बॉडी का नॉर्मल एचबी लेवल्स को मेंटेन करेंगे। और पेशेंट्स को जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर ब्लीडिंग होने से जो उसके सिम्टम्स आए हैं वो डिसअपियरेंस होंगे, सच एज माल नरिशनेस दूर होगा, अनीमिया दूर होगा और पेशेंट्स को कार्डियक सर्कुलेशंस में जो है हाइपोटेंशन वगैरह वो जो डिसीजेस आ रही हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग फ्लूइड रिसस्टिएशन होगा, इसमें हम लोग पेशेंट को फ्लूइड ट्रांसफर करवाएंगे ताकि पेशेंट्स में जो हाइपोवोलेमिक शॉक आया है वो प्रोटेक्ट हो सके। एसिडिक सप्रेशन, इसमें हम लोग पीपीआई मेडिकेशंस देते हैं जिसमें है प्रोटीन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओम्प्राजोल, जो प्रीवियस बुक में रीड की हुई है उसमें से मतलब मीन उसमें क्या है कि एसिडिक प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो जिसके कारण इंटरनल जो म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो रही है और ब्लड वेसल्स पंचर हो रही है वो रुक जाएंगी, एसिडिक प्रोडक्शंस डिक्रीज होगी जिसके कारण लाइनिंग ना ही इफेक्टेड होगी, ना ब्लड वेसल्स इफेक्टेड होंगी, ना इरिगेशन होगी जिससे ब्लीडिंग जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनहिबिटिंग ऑफ फाइब्रोनाइलिसिस, इंजेक्शंस होता है ट्रेक्सोना रिड्यूसिंग टू द फाइब्रोनाइलिसिस एंड रिड्यूसिंग नीड ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है कि हम इनर साइड से ही ब्लड सर्कुलेशंस को इनहेंस करेंगे जिससे क्या होगा कि उसको आउटर साइड से बहुत ज्यादा वो ब्लड की प्रोडक्शन के थ्रू ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी। करेक्शंस ऑफ द कैंगुलेशंस ऑफ विटामिन के, जो कि एक प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करके फ्रोजन प्लाज्मा सेल्स में आता है जो कि ब्लीडिंग के प्रोथोबिन टाइम को लिटिल बिट इनहेंस करेगा और ब्लीडिंग को क्लॉटिंग ब्लीडिंग जो हो रही है उसको स्टॉप होगा। रिडक्शंस ऑफ द पोर्टल प्रेशर, इसमें क्या है कि पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर है जिसके कारण वो रप्चर हो रही है तो उस चीज को रिडक्शंस करना है। रिडक्शंस होगा जैसे कि इलार्जमेंट ऑफ टू द एनी ऑर्गन की है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है और सर्कुलेशंस में मेंटेन रखना है। अर्जेंट इंडोस्कोपिक होगा। इसोफेगोगैस्ट्रोज्यूजिनोस्टोमी, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई सोर्स करेंगे ब्लीडिंग का और उस पोर्शंस को रिमूव कर देंगे, ठीक है, जो कि इसमें इनर साइडेड ब्लीडिंग जो है जैसे पेप्टिक कल्चर है वहां पे हम लोग इसोफेगस, स्टमक और ज्यूजनम उसमें सर्जरीज में पढ़ा था कि इसोफेगस और डायरेक्टली ज्यूजनम को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रही है। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस के लिए अगर उसमें इंफ्लेमेशन है उनके लिए एंटी एसिड मेडिसिन जो देंगे। एंटी एसिड मेडिसिन में हम पेशेंट्स को पीपीआई, प्रोटीन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन ओम्प्राजोल्स देंगे। हाई कैलोरिक जैसे कि
हेलोबैक्टर पायलोरिक इंजेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक फॉर्म पे बैक्टीरिया जो जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और पेप्टिक कल्चर में हम लोग कंबाइनिंग एंटीबायोटिक मेडिकेशंस प्लस प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स और बिस्मथ साल्ट के थ्रू पेशेंट्स को इनर साइडर से पेप्टिक साल्ट को रिकवर करेंगे। H2 रिसेप्टर्स देते हैं जिसमें क्या है कि उसके जो हिस्टामिन्स ड्रग्स होगी जो कि एंटी एलर्जिक में होगा, फिमेंटोडिन्स है, पेप्साइड है, इस तरह की ड्रग्स H2 रिसेप्टर्स में हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। इसोफेगिजाइटिस में सेम एंटी एसिडिक और H2 रिसेप्टर्स मेडिकेशन है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए सेडेटिव, एंटी डायरियल और एंटी प्रिस्टैटालिटिक एंटीबायोटिक एंड इन्फेक्शंस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे जिसमें पेशेंट्स को पेन हो रहा, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, सेडेटिव देंगे पेन रिलीविंग फॉर्म से या मसल्स को रिलैक्सेंस के लिए, और पेस्टिसाइड फॉर्म पे हम लोग पेशेंट्स को ड्रग्स देंगे ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ रही है वो प्रोटेक्ट रहे। जैसे पेक्टिन एक्सेस में बिल्थ्रथ हमने लोअर पोर्शंस ऑफ टू द स्टमक का है रिमूव कर दिया है, फिर होल्ड टू द स्टमक को रिमूव कर दिया है। रेडियल सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो जाएगा, टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो जाएगा जिसमें जाके इसोफेगस को सीधा जुजनम से प्रोटेक्ट किया है। इसकी प्रॉपर सर्जरी जो है वो पेप्टिक कल्चर की स्लाइड में डिफाइन है, कल के टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के लिए टोटल कॉलोनोस्टोमी एंड यूनिस्टोमी हो जाएगा। कॉलोनोस्टोमी मीन रिमूवल ऑफ द कॉलम एंड यूनिस्टोमी इज द इन्यू एंड एनल्स को हम लोग रिमूव करेंगे। सेगमेंटल रिसेक्शंस के लिए हम लोग पेशेंट्स को टेम्परेरी और परमानेंटली कॉलोनोस्टोमी कर सकते हैं। एनल फिशर्स के लिए लेटरल जो स्पिंचरेक्टमी है उसको हम लोग स्पिंचर जो है उसको रिमूव करेंगे ताकि उसमें इंटरनली जो है वो प्रोटेक्ट रहे और उसके ऊपर प्रेशराइज जो है वो टाइटनिंग ऑफ मसल है वो डिक्रीज हो जाए। हेमोरॉइड के लिए बैंड होते हैं लेगिएशंस के जिससे क्या होगा कि वो हेमोरॉइड्स फर्दर डायलेट ना हो ब्लड वेसल्स और वहां पे जाके एक्सेसिवली ब्लीडिंग ना हो। कैरोसर्जिकल्स होता है जिसमें हम लोग उसको बायो टू द फ्रीजिंग प्रोसेस से हम उसको रिकवर्ड करेंगे और उसको डायलेट होने से प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।